रमेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, वीडियो गोल्ड और सिल्वर के ऊपर है। अगले हफ्ते गोल्ड और सिल्वर में क्या मूवमेंट रह सकती है, किस तरीके की जो है वो जियोपॉलिटिक्स रहेगी अगले हफ्ते, क्या ग्लोबल घटनाएं रहेंगी, किस तरीके के फंडामेंटल्स नज़र आ रहे हैं, क्या एस्ट्रो कहता है, इस सारे वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि पिछले हफ्ते का रैपअप कैसा रहा है। गोल्ड यदि हम देखते हैं एमसीएक्स पर पिछले हफ्ते 1 मई की जो क्लोजिंग थी वो 1,51,352 पे थी। 8 मई की क्लोजिंग रही है आपकी 1,52,530 पर। लगभग लगभग 0.18% का जो था 8 मई का क्लोजिंग अप था। गोल्ड पूरे एक हफ्ते में 1178 रुपये उछला है और इसमें 1% के से कम की जो है वो तेजी देखने को मिली है। कॉमेक्स पे देखते हैं तो 1 मई को गोल्ड था जो उसकी क्लोजिंग थी $4644 के करीब और 8 मई की क्लोजिंग थी 4730 के करीब, यानी कि 4730 के आसपास। इसमें भी 0.18% का उछाल है 8 मई को और टोटल यदि हम देखते हैं तो 2% का गेन डॉलर टर्म में हमें नजर आता है। सिल्वर इसी प्रकार 1 मई की क्लोजिंग थी भारत में एमसीएक्स के ऊपर 2,50,937 और 8 मई की क्लोजिंग थी 2,61,922। ये शुक्रवार को 1.31% अप बंद हुआ है। सिल्वर में हमने एक हफ्ते में 10,985 यानी कि लगभग 11,000 का मूव देखा और ये 4.4 या 4.5% के आसपास तेज हुआ है बंद। यदि हम एमसीएक्स की बात करते हैं, इसमें रुपी बड़ा फैक्टर ज़्यादा रहा है क्योंकि रुपी टर्म में रेट होते हैं तो उसके कारण भी थोड़ी हमें ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। यदि हम सिल्वर कॉमेक्स के ऊपर देखते हैं तो 1 मई की क्लोजिंग थी 76.43 और 8 मई की क्लोजिंग है हमारी 80.86 और 8 मई की जो क्लोजिंग है वो 0.85% अप है, लगभग 1% अप और इसमें 5.5% की तेज़ी जो है वो हमें देखने को मिली है डॉलर टर्म में। हमारा बाजार थोड़ा सा जल्दी बंद हो जाता है, ये बाद में बंद होता है और पहले खुलता है, उसके कारण भी कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंस नज़र आ जाता है। तो यदि हम फंडामेंटल्स देखते हैं, ग्लोबल डिमांड देखते हैं, खासतौर पर सेंट्रल बैंक्स की डिमांड देखते हैं तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का जो डाटा है उसमें ये बताया गया है कि जो ग्लोबल रिजर्व्स हैं एसेट्स के उसमें गोल्ड की हिस्सेदारी करीब 15% है। यानी कि यदि आपका अपना पोर्टफोलियो है तो उसमें भी गोल्ड रफली 15% की हिस्सेदारी ये इस रेशो के मुताबिक तो होनी चाहिए। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो है वो उसको उम्मीद है कि इस साल जो सेंट्रल बैंक की गोल्ड की बाइंग है वो 700 से लेकर 900 टन के बीच में हो सकती है। पिछले साल ये हजार टन के आसपास थी। पोलैंड, उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान जो है वो सेंट्रल बैंक की जो वो है बाइंग उनमें लीड कर रहे हैं। लगातार ये देश सोना खरीद रहे हैं। ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की सारी रिपोर्ट है और इसमें जो नया नाम जुड़ा है जो जिसने पहली बार गोल्ड खरीदा है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कोसवो ने पहली बार जो है वो गोल्ड खरीदा है। इस बीच सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना जो है वो लगातार बाइंग कर रहा है। अप्रैल में उसने 8 टन के आसपास की बाइंग की है। मार्च में उसकी जो बाइंग थी वो लगभग 5 टन के आसपास थी। तो दिसंबर 2024 से लगातार ये जो है वो सबसे बड़ी खरीद है और लगातार 18 महीने से इसने बाइंग जो है वो अपनी जारी रखी हुई है। चाइना लगातार बाइंग कर रहा है। और यदि हम मार्च का डाटा देखते हैं तो सेंट्रल बैंक नेट सेलर रहे हैं। ये तो बाइंग की बात हो गई ना, टोटल नेट सेलर रहे हैं सेंट्रल बैंक। 30 टन गोल्ड सेंट्रल बैंक्स ने बेचा है, लेकिन बेचा किसने है? सेंट्रल बैंक ऑफ टर्की ने अकेले ही 60 टन गोल्ड बेच दिया और रशिया ने 16 टन बेच दिया। टोटल 76 टन जो है वो बेचा गया। इसके अगेंस्ट 40 टन बाय भी हुआ है। तो दो बड़े बैंकों ने बेचा, तो उसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो नेट बाइंग होती है सेंट्रल बैंक की उसमें थोड़ा सा वेटेज जो है वो ज़्यादा हो गया और नेट सेलिंग के ऊपर आ गया। इसके बावजूद बाइंग लगातार जारी है। सेंट्रल बैंक ऑफ पोलैंड ने 11 टन के आसपास गोल्ड खरीदा था मार्च में। इसके अलावा ये लीड कर रहा था। इसके अलावा लार्जेस्ट बायर था ये और उज़्बेकिस्तान ने 9 टन खरीदा था और कजाकिस्तान ने 6 टन मार्च में खरीदा था। तो ये एक सेंट्रल बैंक की बाइंग है जिससे पता लगता है कि गोल्ड का ट्रेंड अभी भी बुलिश बना हुआ है और बैंक लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम निवेश करने जाते हैं गोल्ड में। और ख़ासतौर पर यदि हम बच्चे की शादी के लिए खरीदते हैं या फिर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड से रिलेटेड या किसी भी जो कंपोनेंट है जो गोल्ड से रिलेटेड है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो ये बात हमारे ध्यान में होनी चाहिए कि सेंट्रल बैंक की बाइंग रुकी नहीं है। सेंट्रल बैंक लगातार बाइंग कर रहे हैं। इस हफ्ते में वार के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सेटल होती हुई नज़र आ सकती हैं। ये एक मेन चीज़ रहेगी अगले हफ्ते में, क्योंकि अभी जो यूएस ने प्रपोजल भेजा है ईरान को 14 पॉइंट का वो प्रपोजल था,
उसके ऊपर ईरान अभी कंसिडर कर रहा है। पिछले हफ्ते में 2 बार यूएस के मीडिया में रिपोर्ट आई कि आ जा सकता है, पहले ये खबर आई कि गुरुवार रात को ये फैसला आ सकता है, ईरान कुछ ना कुछ उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर सकता है, क्योंकि पिछले हफ्ते में हमने देखा कि जो ईरान के विदेश मंत्री थे मोहम्मद अब्बास अरागची हैं, जो वो चाइना गए थे, उसके बाद से ये सिग्नल मिलने लगा था कि चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो जाएंगी और ईरान इसके ऊपर रिप्लाई कर सकता है, लेकिन ईरान ने अभी तक रिप्लाई नहीं किया। जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं सैटरडे को, उस वक्त तक ईरान का रिप्लाई नहीं आया है और ये वहाँ से संदेश आ रहा है कि हम इसको डीपली रिव्यू करेंगे, इसकी टेक्निकल चीज़ों को देखेंगे, फिर इसके ऊपर रिप्लाई करेंगे, हमें जल्दबाजी नहीं है। हालांकि जो डोनाल्ड ट्रंप है, अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है अमेरिका और चाइना के रिलेशन के लिहाज से। डोनाल्ड ट्रंप का दौरा है चाइना का, तो अगला हफ्ता 14 या 15 तारीख की ये डेट है और अमेरिका ये चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि वहाँ पर जाने से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो खुल जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुलना अपने आप में दुनिया की इकॉनमी के लिए, गोल्ड सिल्वर के लिए बहुत बड़ी खबर हो जाएगी और बहुत पॉजिटिव खबर हो जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है स्टेटस को बना हुआ है। हमने देखा कि शुक्रवार को और गुरुवार को दोनों ने आपस में कुछ ना कुछ फायर एक्सचेंज भी किया और हल्के फुल्के अटैक भी हुए, लेकिन इसके बावजूद जब डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि सीज़ फायर मेंटेन है और सीज़ फायर लगातार जारी रहेगा, तो ये चीज़ें लगता है कि एक्सेलरेट मीन्स आगे नहीं बढ़ेंगी, बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगी। इस हफ्ते में यूएस का डाटा भी आएगा, यूएस का डाटा है, इसके ऊपर नज़र रखेंगे। 12 मई को शाम 6 बजे आएगा सीपीआई का डाटा आएगा, फिर 13 मई को पीपीआई का डाटा आएगा शाम को 6 बजे और 14 मई को शाम को 6 बजे कोर रिटेल सेल का जो है वो यूएस का डाटा आएगा। ये तीनों इवेंट शाम के 6 बजे होंगे, 12, 13 और 14 को। इसके ऊपर नज़र रखेंगे। इसके अलावा अगला हफ्ता डिप्लोमेटिक चीज़ों के लिहाज से तो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि रशिया और चाइना की आपस में मुलाकात होना ही जो है वो 2 बड़ी इकॉनमीज़ हैं, दोनों बड़े देश हैं, दोनों का आपस में बैठना मीन्स डोनाल्ड ट्रंप का चाइना जाना ही अपने आप में पूरी दुनिया की नज़र इसके ऊपर रहेगी, पूरी दुनिया के बाज़ारों की नज़र इसके ऊपर रहेगी। इससे डेफिनेटली बाज़ार प्रभावित होंगे। कोई भी एक स्टेटमेंट चाइना की तरफ से आता है, कोई भी एक पॉलिसी को लेकर स्टेटमेंट आता है, या कोई भी एक स्टेटमेंट यूएस की तरफ से आता है, या दोनों का ज्वाइंट स्टेटमेंट भी आता है, तो उसका बाजार के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इसके ऊपर हमें नज़र रखनी ही पड़ेगी। तो ये तो हो गई कुछ इकोनॉमिक इवेंट और फंडामेंटल चीज़ें जो चल रही हैं वॉर को लेकर, है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट है, या आने वाले इवेंट हैं यूएस के। इसके अलावा एस्ट्रो का कहता है, एस्ट्रो बहुत इंपॉर्टेंट वीक है अगला, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जून है। जून में बहुत बड़े इवेंट हैं एस्ट्रो साइकिल के लिहाज से, लेकिन ये वाला हफ्ता एस्ट्रो साइकिल के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये साल का सबसे इंपॉर्टेंट हफ्ता आप मान लीजिए, क्योंकि होगा क्या, मंगल और शनि का कंजंक्शन टूट जाएगा। 11 मई को 12:47 के ऊपर मंगल एरिस में चले जाएंगे। मंगल गोल्ड के कारक हैं, शनि के साथ थे, तांबे के कारक हैं, कॉपर इसी से देखा जाता है। ये हुआ क्या था, 2 अप्रैल से पहले यानी कि 23 फरवरी को क्या हुआ, मंगल आपके राहु के साथ आ गए थे एक्वेरियस में, यानी कि कुंभ राशि में। उसके बाद 28 फरवरी को हमने देखा कि जंग शुरू हो गई। इसके बाद 2 अप्रैल को मंगल आगे आए, शनि के साथ आ गए। 2 अप्रैल के बाद ही चीज़ें शांत होनी शुरू हुई। आपको याद होगा 8 अप्रैल को पहली बार अनाउंस हुआ था कि ये सीज फायर हो गया। जैसे ही मंगल राहु का कंजंक्शन टूटा, मंगल शनि के प्रभाव में आए, चीज़ें सीज फायर की तरफ बढ़ गई। कन्फ्लिक्ट अभी भी बना हुआ है। उसका रीजन यह है कि 2 नेगेटिव फोर्सेस मंगल और शनि दोनों साथ में है। अब उनमें से एक नेगेटिव फोर्स मंगल आगे निकल जाएगी, एरीज में आ जाएगी। कहने वाले कह सकते हैं कि एरीज में मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बहुत मजबूत हो जाता है, अपनी राशि का है। और इस साल का यदि हम मंत्री देखते हैं संपत्ति की कुंडली में, वो भी मंगल है, तो मंगल प्रभावी रहेगा। लेकिन क्या मंगल वो पॉजिटिव साइड के लिए प्रभावी रहेगा या नेगेटिव साइड के लिए प्रभावी रहेगा? तो कह सकते हैं कि ये जो नेगेटिव कंजंक्शन टूटी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी जो 14 मई को 10:58 पर वीनस जेमिनी में जा रहे हैं। ऑलरेडी जेमिनी में गुरु का गोचर हो रहा है। अब देखिए पहले क्या हो रहा था, पहले एक्वेरियस में, सूर्य एक्वेरियस में यानी कि कुंभ में, मंगल कुंभ में, राहु कुंभ में, 3 पापग्रह वहीं पर। बुध भी कुंभ में थे पहले, तो बुध पाप के साथ मिलकर पापी हो जाता है। तो ये जो युति थी, इसके कारण सारा कंफ्लिक्ट जो है वो क्रिएट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, शनि मंगल सूर्य एक साथ आए, ये 3 पापग्रह एक साथ थे। अब ये बहुत लंबे समय बाद हो रहा है कि 2 शुभ ग्रह एक साथ आ रहे हैं। शुक्र और गुरु दोनों जेमिनी में, जेमिनी बुध की राशि, ट्रेड की राशि, और यहां पर 2 शुभ ग्रहों का होना अल्टीमेटली बाजार के लिए अच्छा है। और जो एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी सी भी समझ रखते हैं, 9 ग्रह होते हैं टोटल, 9 में से 5 ग्रह नेगेटिव कहे जाते हैं। सूर्य मंगल राहु केतु शनि ये नेगेटिव ग्रह कहे जाते हैं, मैलेफिक कहे जाते हैं। बुध कंडीशनल शुभ होता है, बुध शुभ होता है, लेकिन बुध कंडीशनल शुभ होता है। बुध पाप ग्रह के साथ आकर पापी हो जाता है। चंद्रमा शुभ होता है,
लेकिन चंद्रमा भी कंडीशनल शुभ है। डार्क हाफ का चंद्रमा वीक हो जाता है, क्षीण चंद्रमा इसको बोल देते हैं। जैसे ही वो सूर्य के करीब आता है वो क्षीण हो जाता है। लेकिन गुरु और शुक्र दोनों ही शुभ हैं। अब नेगेटिव फोर्सेस अलग अलग हो गई। एक्वेरियस में आपके राहु आ गए, पाइसिस में आपका सैटर्न आ गया, और एरिस में आपका मंगल, ये जो है वो मंगल आ गया। तो यहां पर क्या होगा, 14 मई को जैसे ही गुरु आगे निकलेंगे, शुक्र आगे निकलेंगे, गुरु के साथ कंजंक्शन हो जाएगी। इसी बीच 15 मई को क्या होने जा रहा है, मींस मैं इंपॉर्टेंट हफ्ता इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 4 ग्रह ट्रांजिट कर रहे हैं 4 दिन के भीतर। 15 मई को क्या होगा, रात को मध्य, मींस 14 और 15 मई की रात्रि मध्य लगभग 34 मिनट पर, 12:34 पर मरकरी ट्रांजिट हो जाएंगे। मरकरी का यहां पर आना, टॉरस में आना, थोड़ा सा वोलेटिलिटी लेके आता है, इसलिए अपनी पोजीशन का जरूर ध्यान रखिएगा। और जो संक्रांति हो रही है 15 मई को, जो संक्रांति शुरू हो रही है सुबह 6:28 पर सूर्य जब आएंगे टॉरस में, जो वृषभ संक्रांति होती है वो 10 दिन तक उसके स्पेशल इफेक्ट नजर आते हैं बाजार के ऊपर, पहले 10 दिन। तो इसका मतलब यह है कि 15 मई के बाद के 10 दिन बाजार के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं, इसका मतलब यह है, और 16 को आपकी अमावस्या भी है, शनि अमावस्या है इस बार 16 को। तो ये जो एस्ट्रो इवेंट सारे एक ही हफ्ते में लगातार आ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं बाजार को अगली नई दिशा मिलने वाली है। वैसे अगला हफ्ता भी बाजार जो है वो, यदि हम टॉरस के सन की बात करेंगे तो वोलेटाइल रहेगा, या हम मरकरी की बात करेंगे तो वोलेटाइल रहेगा। लेकिन जुपिटर और वीनस का कंजंक्शन बाजार में तेजी की शुरुआत कर सकता है। तो अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। 11 मई को दोपहर 12:47 पर नजर रखिए, वीनस के ट्रांजिट के ऊपर नजर रखिए, मरकरी सन के ट्रांजिट के ऊपर नजर रखिए। ये टाइमिंग साथ साथ में दिए हुए हैं। तो ये जो है अगला हफ्ता खास तौर पर ग्लोबल मार्केट बुलियंस के लिए और खास तौर पर कॉपर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल अपनी राशि को हो जाएंगे, 20 जून तक वहीं पर रहेंगे। कॉपर में मूवमेंट आना चाहिए, अब यहां से अच्छे वाला मूवमेंट कॉपर में आ सकता है। लेकिन ये जो मूवमेंट है 20 जून तक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि परसों ट्रांजिट किया और परसों ही मूवमेंट शुरू हो जाएगा, या परसों ट्रांजिट किया तो उसके मीन 2 दिन बाद ही मूवमेंट शुरू रहेगा। कई बार क्या होता है कि प्लैनेट 1-2 डिग्री चलता है, उसके बाद मूवमेंट शुरू होता है। तो मान के चलिए कॉपर में अच्छे मूवमेंट हमें देखने को मिल सकते हैं, गोल्ड में भी देखने को मिलेगा। ये इंपैक्ट रहेगा, ओवरऑल इंपैक्ट रहेगा। लेकिन यदि हम मून को देखते हैं तो मून जो है वो 10 मई को एक्वेरियस में रहेंगे, 11 मई को जब बाजार खुलेगा तो एक्वेरियस में ही रहेंगे, कुंभ में रहेंगे। 12 मई को 7:34 पर ये पाइसिस में जाएंगे, शनि के ऊपर से गोचर करेंगे। 14 मई को 10:33 पर एरिस में जाएंगे। ये मून का ट्रांजिट रहेगा अगले हफ्ते। यदि हम नक्षत्रास की बात करते हैं तो चंद्रमा सतभिषा में रहेंगे सोमवार को, यानी कि 11 को, ये अच्छा है। पूर्व भाद्रपद में रहेंगे मंगलवार को, ये थोड़ा सा बैड है, ये अच्छा नहीं है। चंद्रमा का बुलियंस के लिए पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहना अच्छा नहीं होता, उत्तर भाद्रपद में भी रहना अच्छा नहीं होता, रेवती में रहना भी वोलेटाइल वाला काम करता है, और अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा का रहना भी थोड़ा सा आपको तेजी ही लेके आता है, बहुत ज्यादा खराब नहीं होता। हालांकि ये वोलेटिलिटी के बाद तेजी लेकर आता है, अंत में तेजी लेकर आता है। हालांकि और ये जो सीन रहेगा अगले हफ्ते, यानी कि सोमवार का दिन और शुक्रवार का दिन मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है बुलियन के लिहाज से। बाकी डे तो 14 का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 प्लैनेट ट्रांजिट हो रहे हैं। लेकिन शुक्रवार का दिन थोड़ा सा ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। सूर्य और बुध दोनों ही एक दिन में राशि बदलेंगे, ये एक बड़ा इवेंट हो सकता है। उस दिन बाजारों में वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। कोई भी ट्रेड कर रहे हैं आप तो अपने निवेश सलाहकार की मदद जरूर लीजिए। इस वीडियो को एजुकेशन पर्पस के लिए देखिए, इस वीडियो को देखकर कोई पोजीशन मत बनाइए। ये वीडियो आपकी जानकारी भर के लिए बनाया जा रहा है। वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।